Educacious, the digital learning platform. Hi, is my hand visible to you? मेरा हाथ दिख रहा है आप लोगों को? तो मैंने क्यों लिखा है ये टॉपिक का नाम इनविजिबल हैंड? लेट्स स्टार्ट विद दैट। हेलो, आई एम एसके बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 2। हमने इकोनॉमी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसका नाम है इनविजिबल हैंड, जो हाथ हमें दिखता नहीं। आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट बेसिकली दिया गया था एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था एडम स्मिथ। उनकी बहुत ही फेमस बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका हम जिक्र आने वाली क्लासेस में करेंगे। He said that by pursuing his own interest, he frequently promotes that of society more efficiently than when he really intends to do it। क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो काम करता है वो अल्टीमेटली सोसाइटी का लॉन्गर टर्म में बेनिफिट करता है। डिटेल में देखते हैं क्या है ये इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। एडम स्मिथ एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर हुए हैं, जो कि 18th सेंचुरी के स्कॉटिश फिलोसोफर थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक जो मार्केट इकोनॉमी, जिसको आज हम कैपिटलिज्म बोलते हैं, ये प्रोपोनेंट थे लेसेस फेयर इकोनॉमी के। लेसेस फेयर इकोनॉमी एक ऐसा डॉक्ट्रिन होता है जहां पे जो इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम या फिर मिनिमम या फिर बिल्कुल ना के बराबर होता है। सो इट इज अ डॉक्ट्रिन opposing government interference in economic affairs beyond the minimum necessary for the maintenance of peace and property rights। मतलब मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सिर्फ कितनी दूर तक होना चाहिए कि पीस मेंटेन करनी है, पुलिस, जुडिशरी या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, यहीं तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये बताती है लेसेस फेयर इकोनॉमी या फिर लेसेस फेयर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। एडम स्मिथ थे जो इसके प्रोपोनेंट थे, ये इसको फेवर करते थे, ये इसको सपोर्ट करते थे। तो ये एक लिबरल इकोनॉमिस्ट भी हम बोल सकते हैं, ये लिबरलिज्म की तरफ थे, कैपिटलिज्म की तरफ थे। इनकी दो बहुत फेमस बुक आई थी। पहली बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, और दूसरी एक बहुत ही आज के दिन भी जिसको हम बहुत ही बड़ी बुक माने जाते हैं, 1776 के अंदर जो इन्होंने बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन, सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं। कोई भी पूछेंगे कि एडम स्मिथ की फेमस बुक का क्या नाम है, तो लोग बोलेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उन्होंने लेसेस फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट किया था, और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इनविजिबल हैंड का, उस इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट को इन्होंने वहां पे डिफाइन किया था। लेट्स लुक इनटू दैट इन डिटेल। Invisible hand, it is not from the benevolence of the butcher or the brewer or the baker that we get our dinner, but from their regard to their own self interest। इनका कहना था कि ये हम कोई बुचर है या ब्रूअर है या बेकर, ये हमें कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी कृपा होने से तो हमें हमारा डिनर या फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट मिलता है। ये वो अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल कर रहे हैं, जिस वजह से लॉन्गर टर्म्स में हमें डिनर मिलता है या फिर हमारा भी सोसाइटी का भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये इन्होंने एडम स्मिथ ने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन बुक में बोला था, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवलेंस ऑफ द बुचर, ब्रूअर और द बेकर दैट वी गेट आवर डिनर, बट फ्रॉम देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब वो अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी का लॉन्गर सर्व इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। अभी इसको डिफाइन करके देखते हैं इनविजिबल हैंड को। अनइंटेंडेड सोशल एंड पब्लिक बेनिफिट मींस, सबसे बड़ी बात क्या है, अनइंटेंडेड, अनवांटेड, जो कि इंटेंड नहीं किया गया था। इंटेंड किया गया था सेल्फ इंटरेस्ट, बट अल्टीमेटली इट लेड टू अनइंटेंडेड सोशल एंड पब्लिक बेनिफिट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यापारी है
या कोई भी सेलर है वो अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है और अनइंटेंशनली वो एक लार्जर पब्लिक सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है। इसी का नाम है इनविजिबल हैंड। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इनविजिबल हैंड काम कर रहा है कि आदमी खुद का भला कर रहा है लेकिन भला पूरी सोसाइटी का हो रहा है। तो देयर इज सम इनविजिबल हैंड विच इज हेल्पिंग इन द benefit of the bigger society. The self interest of each when rationally followed becomes the common interest of all. मतलब हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट जब रेशनली इन अ वेरी रेशनल मैनर के अंदर फॉलो होगा तो बिगर टर्म में देखा जाए तो वो पूरी सोसाइटी का कॉमन इंटरेस्ट बन जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा था कि देयर इज एन इनविजिबल हैंड दैट डिराइव्स द इकोनॉमी वेल एंड देयर शुड बी minimum state intervention and regulation. State should only be providing support services like police, public goods and judiciary. मतलब आपको कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टेट को इंटरवेंशन, रेगुलेशन या फिर लाइसेंस राज देने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक इनविजिबल हैंड काम करेगा, एक ऐसी फोर्स काम करेगी, एक ड्राइविंग फोर्स काम करेगी जो इंडिविजुअल अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट कर रहे हैं, उससे वो इनविजिबल हैंड या फिर इनविजिबल फोर्स अल्टीमेटली बिगर सोसाइटी का बेनिफिट करेगी। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे कि आपको मान लिया कि मुझे खरीदना है, एक कार खरीदनी है, मुझे एक कार खरीदनी है, तो कार की दो कंपनियां, एक मान लीजिए हुंडई है, एक मान लीजिए मारुति है। अभी मुझे इनमें से चूज करना है। हुंडई अपनी कार बनाती है अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए और मारुति अपनी कार बनाती है अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। दोनों अपने अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए कार्स बनाती हैं और रेट्स डिसाइड करती हैं। अब मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे कार लेने जाना है। मैं देखूंगा कि इधर ये कार इतने रुपए की मिल रही है, इधर ये कार इतने रुपए की मिल रही है, सेम फीचर सेम रहेंगे, तो मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या होगा, मैं रेट्स देखूंगा। जी मारुति के रेट कम है, हुंडई के रेट ज्यादा हैं और फीचर्स बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं क्या करूंगा, मारुति की कार ले लूंगा। सिमिलरली आप लोग भी जिनको कार लेनी है वो अगर सेम फीचर्स होंगे, सेम क्वालिटीज होंगी, तो वो मारुति की कार्स लेने लग जाएंगे, जिससे मारुति की कार्स का प्रॉफिट, मारुति जो मैन्युफैक्चरर है, कार डिस्ट्रीब्यूटर है या कार मैन्युफैक्चरर है, उनका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। इसी में क्या करेगा हुंडई या फिर कोई और कार मैन्युफैक्चरर, वो देखेंगे कि इनकी कार्स की सेल बढ़ रही है, वो क्या करेंगे, वो अपनी कार्स की सेल बढ़ाने के लिए उसमें और कुछ फीचर्स इन्वेंट करेंगे या वो अपना रेट डाउन करेंगे, वो अपना रेट कम करेंगे, फीचर्स ज्यादा करेंगे। अभी लोग जाएंगे, लोग देखेंगे कि यहाँ पे रेट भी कम मिल रहा है, फीचर्स भी ज्यादा हैं, तो वो हुंडई का लेने लग जाएंगे। हुंडई की कार की सेल्स बढ़ गई, वहां की सेल्स कम होगी। अब उनको देखते हुए वो भी अपनी फीचर्स बढ़ाएंगे और रेट कम करेंगे। इसीलिए दोनों अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं, दोनों अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कि ज्यादा कार्स की सेल कैसे हो और हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कैसे हो। लेकिन उसमें अल्टीमेटली जो पब्लिक है उसको ज्यादा फीचर्स मिल रही हैं और उनको रेट कम मिल रहा है, जो कि इनिशियली ज्यादा रेट मिल रहा था, ओवरऑल रेट कम होता जा रहा है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे ही होता रहेगा। चाहे ये कार का एक एग्जांपल लिया तो बोथ हुंडई एंड मारुति आर serving their own self interest, but in a longer term it is serving the interest of the society, जिससे कि जो महंगाई में कार मिल रही थी वो कंपटीशन की वजह से, कैपिटल मार्केट में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को एक्ट करेंगी और उसी से रेट्स डिसाइड होंगे। तो इसी तरह कैपिटलिज्म की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई के कंपटीशन की वजह से, दो दे आर सर्विंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, बट इन द बिगर टर्म्स सोसाइटी को कार सस्ती मिल रही है या प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं और वो पूरी सोसाइटी का भला हो रहा है। अब उसमें क्या होगा, दो जगह कार बोली, अब यहाँ की इनकी मारुति की सेल्स बढ़ गई, ये सोचता है कि मेरी यहाँ इस एरिया में तो इतनी सेल है, मैं दूसरे एरिया के अंदर अपना एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप और ओपन कर देता हूँ। वहां से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूसरी जगह पे ओपन कर दी, दूसरी जगह नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनी, तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए की थी इंडिविजुअल, लेकिन वहां की जो सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, स्वीपर लगेंगे, मैकेनिक लगेंगे, तो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सिमिलरली यही कंसेप्ट है कि कोई इंडिविजुअल अपना प्रॉफिट सर्व करने के लिए अलग अलग जगह पे वो अलग अलग इनोवेशन करेगा और उससे बड़ी सोसाइटी का इंटरेस्ट सर्व होगा। सो देयर इज एन इनविजिबल फोर्स और इनविजिबल हैंड दैट डिराइव्स द इकोनॉमी वेल एंड देयर शुड बी मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स आर रेशनल। अभी देखते हैं, जो कि मैंने जिक्र किया था कि ये जो थॉट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का या फिर एडम स्मिथ जिसके प्रोपोनेंट थे लेसर फेयर इकोनॉमी का, ये लिबरल थॉट्स के स्कॉलर्स थे। तो जो लिबरल थॉट्स के या लिबरल स्कूल के स्कॉलर हैं उन लोगों की क्या थ्योरी रहती है? उन लोगों की थ्योरी रहती है कि इंडिविजुअल्स आर रेशनल एंड स्टेट डज नॉट नीड टू रेगुलेट देयर एक्शन बाय वे ऑफ टू मेनी लॉज। तो मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज होने चाहिए, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए। इंडिविजुअल को अपना डिसीजन अपने वे में लेने की एक आजादी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पहले रेगुलेटेड इकोनॉमी होती थी, क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। बट जब 90s के एरा के अंदर जब हमने अपनी इकोनॉमी ओपन की और कैपिटलिज्म की तरफ मूव करने लगे, दो वी आर नॉट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे पीएसयू भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। तो हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन वी आर इंटेंडेड टुवर्ड कैपिटलिस्ट नाउ सिंस 1991 के बाद हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो कि पहले बहुत ज्यादा लाइसेंस राज चलता था, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, हर इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, आज के दिन वो लाइसेंसेस की नंबर ऑफ लाइसेंसेस कम हो गए हैं, काफी ज्यादा मात्रा कम हो गई है। तो लाइसेंस कम हो गए हैं तो इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर को डिफरेंट एवेन्यूज सर्च करने में बहुत ज्यादा मौका मिल गया है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया, मतलब वहां पे रेगुलेटेड था लेकिन कर दिया गया। जैसे पहले केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती थी, वो रेगुलेटेड होती थी, वहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करता था। अभी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चंबल फर्टिलाइजर है और बिरला की कंपनियां हैं, तो ये भी फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर आ गई है। सिमिलरली आयरन और एक्सट्रैक्शन में भी कंपनियां आ गई हैं। ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर जो पहले स्टेट की मोनोपोली थी, अभी काफी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई है। तो देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेसर होता जा रहा है, लाइसेंसिंग कम होती जा रही है। दैट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम आवर क्लोज्ड इकोनॉमी। स्टेट शुड फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट जो है, गवर्नमेंट है, उसको सिर्फ पब्लिक गुड्स सर्विसेज जैसे पार्क बना दिए, रोड बना दिए, स्कूल्स बना दिए, ये देने चाहिए। बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके ऊपर लेस इंटरवेंशन होना चाहिए, मोर फैसिलिटेशन होना चाहिए। इसी संदर्भ में अभी गवर्नमेंट मूव कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ। इकोनॉमी शुड बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेज एज प्रोपाउंडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसर फेयर। तो इकोनॉमी को लेसर फेयर की जो कंसेप्ट है उसी के आधार पे छोड़ देना चाहिए। अभी लिबरल स्कूल का जो थॉट्स थे उनका क्रिटिसिज्म करने वाले भी बहुत लोग आए कि उनको क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं जी सिर्फ इनको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिटिसिज्म क्यों हुआ देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी अपने आप चलती रहेगी, इंडिविजुअल अपना सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करेंगे और वो बिगर सोसाइटी पे इंपैक्ट करेगा। लेकिन liberals could not justify the issue of human misery, steep inequality and environmental degradation as a result of the sole goal of producer to maximize the profits। तो अगर सिर्फ प्रॉफिट की तरफ चले तो इन्होंने कहा था कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना इंडिविजुअल का काम रहेगा, जिससे कि सोसाइटी पे ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया गया इस आधार पे कि आप लोगों ने कहा था 1776 पे लेसर फेयर इकोनॉमी पे कि इंडिविजुअल का भी ओवरऑल सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा, लेकिन ह्यूमन मिजरी या फिर इनकम इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के पास बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ है।
तो ये इस चीज को जस्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो ये एक क्रिटिसिज्म था। दूसरा क्रिटिसिज्म था कि बहुत बार आपने देखा था कि ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का, और बहुत बार रिसेशन भी आया। तो जो मार्केट फेल्योर है ये उसको भी समझा नहीं सके कि मार्केट फेल्योर कैसे हो रही है। और पॉसिटी ऑफ रिलायबल एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, अभी आप देखेंगे कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेज हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, किसी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो देयर इज एन एसिमेट्री इन द इंफॉर्मेशन। तो ये 3 पॉइंट थे जिसके बेस पे लसेज फेयर इकोनॉमी या फिर लिबरल स्कूल ऑफ थॉट्स का क्रिटिसिज्म हुआ। अभी हम बार बार एक दो टर्म्स ले रहे हैं, कभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड यूज कर रहे हैं, कभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो क्या ये दोनों टर्म्स सेम है? हम सेम नहीं कहेंगे, दो बोथ द टर्म्स आर सिमिलर, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट्स लुक इनटू दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को, मतलब अगर डिमांड होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसमें जब इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, कि गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा डिमांड आ रही है, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? इंप्रूवमेंट इन द जनरल एंड ओवरऑल वेलफेयर ऑफ पीपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ गुड्स के प्रोडक्शन और सर्विसेज की इंक्रीज को नहीं देखा जाता, वहां देखा जाता है ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन, ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मतलब ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ये सिर्फ नंबर्स के आधार पे फोकस करता है, क्वालिटी ऑफ पीपल कुछ के ऊपर फोकस नहीं करता, सिर्फ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, वो लोगों की लाइफस्टाइल की क्वालिटी को इंक्रीज कैसे बढ़ेगी, कैसे इंक्रीज होगी, इस पे फोकस रहता है। ये यूनिडायमेंशनल है, दिस इज यूनिडायमेंशनल। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूनिडायमेंशनल, वो सिर्फ एक डायमेंशन की तरफ फोकस करता है, दैट इज इंक्रीज इन दी जीडीपी या फिर इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज मल्टी डायमेंशनल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल रहेगा कि वो लोगों के वेलफेयर की अप्रोच को, इंक्रीज इन द गुड्स एंड सर्विसेज को तो देखता ही है, साथ में लोगों के वेलफेयर को देखता है, लाइफ कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, ये सब को फोकस करता है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आफ्टर दैट कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो सकती है कि कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे, जिससे हमारी जीडीपी तो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर वहां पे स्टीप इनइक्वालिटी है तो लोगों की लाइफ जो होगी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल जो कि इकोनॉमी दिखाएगी कि इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रही है, बट लोगों की अगर जीवन शैली सही नहीं है, वहां पे हैप्पीनेस नहीं है, स्टीप इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का होना जरूरी है, जो इंक्रीज इन द गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी, तभी लोगों की वेलफेयर होगा। इंडिकेटर्स क्या क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के? रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम, ये सब इंडिकेटर हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है, ये सब है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ये सब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में सिर्फ गुड्स एंड सप्लाई की मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इंक्रीज दिखाती है एक देश की या फिर एक अर्थव्यवस्था की,
जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेके चलती है, जहां पे लोगों की कैसी लाइफ है, वेलफेयर कैसा है, हैप्पीनेस कैसी है, उन सबको इंक्लूड करके चलती है अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमारे देश में जो हुए हैं, आइए वो देखते हैं वो क्या है। इन 1867-68 1867 और 68 के अंदर श्री दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी थी, जिन्होंने सबसे पहले भारत की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था इस बुक के थ्रू, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस सबसे पहले नेशनल इनकम को एस्टिमेटेड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1931-32 के अंदर पहली बार साइंटिफिकली जो एस्टिमेट किया गया था, VKRV राव जो थे हमारे प्रोफेसर VKRV राव, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन 1931-32। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस के बाद जब 1948-49 के अंदर जो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1948-49, जो कि ये इनिशिएटिव किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया था। और उसके बाद 1949 के बाद इसके बाद जो एक पहली बार नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई, श्री PC महालानोबिस, आपने सुना भी होगा, महालानोबिस मॉडल इकोनॉमी का आता है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट नेशनल इनकम कमेटी वाज सेट अप इन 1949 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर PC महालानोबिस, और ये यहाँ पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी PC महालानोबिस ने, उसके आधार पर नेशनल इनकम को पहली बार आधिकारिक तरीके से एस्टिमेट किया गया था। So these were some of the historical events which took place pertaining to estimation of national income in the history of India. So this was the lecture which was related to national income, which was related to invisible hand, which we have already discussed. आने वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे measuring the economic growth, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं, जो कि हमने जस्ट ब्रीफ आइडिया हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑलरेडी लिया। आफ्टर दैट नेशनल इनकम, GDP, NDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP, NNP, ग्रोस नेशनल इनकम, GDP डिफ्लेटर और बहुत सारे अन्य टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे पर्टेनिंग टू इकोनॉमी, पर्टेनिंग टू इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स सच एज UPSC, असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, NDA and other various PCS examination, staff selection commission examination. So stay tuned with me. I'm SK Bura, Labor Enforcement Officer, UPSC, All India Rank 2, and I'm with you in this series of economy. Stay tuned, stay with Educacious. Jai Hind, Jai Bharat.